नमस्कार, आरएस टीवी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। 7 और 8 जून को चले G7 के शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इनमें अमेरिका और यूरोप के बीच मुक्त व्यापार के अलावा यूक्रेन संकट, रूस और जलवायु परिवर्तन पर प्रमुखता से बात हुई। साथ ही इबोला जैसी बीमारियों से निपटने के रास्ते भी तलाशे गए। लेकिन सम्मेलन के दौरान G7 की नीतियों का लगातार विरोध भी होता रहा। अगले आधे घंटे में हम आपको इन सभी पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं विशेष G7 सम्मेलन 2015। सात और 8 जून को जर्मनी में चले G7 सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर कदम उठाने की जरूरत पर सभी सदस्य देशों ने जोर दिया। यूक्रेन संकट, रूस, आतंकवाद सहित कई मसलों पर G7 के देशों ने साझा कार्यक्रम बनाने की बात पर सहमति जताई। लेकिन रूस का मुद्दा 2 दिनों तक चले सम्मेलन की चर्चा में अहम रहा। जर्मनी के बवारिया में 2 दिनों तक चले G7 के 41वें सम्मेलन में कई मुद्दों पर साझा सहमति बनी है, जिसको दुनिया की 7 बड़ी ताकतों ने जल्द ही निपटाने का भरोसा दिलाया है। G7 के लिए जो एजेंडा तय किए गए थे, उससे अलग पूरे सम्मेलन में रूस और यूक्रेन का मुद्दा छाया रहा। सम्मेलन में यूक्रेन, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, स्वास्थ्य, मजदूरों और महिलाओं के मुद्दों पर बात हुई। 41वें सम्मेलन में मेजबान जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन में रूस के कदम की G7 कड़ी आलोचना करता है। Wir verurteilen einvernehmlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Wir sagen, dass der Konflikt im Südosten der Ukraine nur politisch gelöst werden kann, und zwar auf der Grundlage der Vereinbarung von Minsk. अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भी रूस को लेकर कड़े तेवर दिखाए। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में हालात और ज्यादा खराब होते हैं तो रूस पर अतिरिक्त आर्थिक पाबंदी लगाई जा सकती है। साझे बयान में G7 ने ये साफ किया कि मिन्स्क करार के मुताबिक अगर यूक्रेन के साथ पेश नहीं आता है तो रूस को खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। Ultimately, this is going to be an issue for Mr. Putin. He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy and continue Russia's isolation in pursuit of a wrong-headed desire to recreate the glories of the Soviet Empire? हालांकि रूस ने G7 सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच बनी सहमति को खारिज कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन में बदतर हालत के लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार है। Сейчас вот проходит саммит так называемой «семерки». Наверное, хотелось к этому саммиту предельно обострить ситуацию, памятуя о том, что члены «семерки» заявили, санкции против России будут действовать до тех пор, пока Россия не выполнит Минские соглашения. То есть это, понимаете, такой очень джокер в руках украинской власти. Мы, украинцы, будем саботировать выполнение Минских договоренностей, а страдать за это будет Россия, потому что санкции против России никто не будет снимать. गौरतलब है कि रूस के बगैर G7 का ये लगातार दूसरा सम्मेलन है। यूक्रेन संकट के बाद G7 के सदस्य देशों ने रूस को इस मंच से बाहर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के 7 अमीर देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती का वादा किया है। जर्मनी में आयोजित G7 देशों के सम्मेलन में विकसित देश पर्यावरण के मुद्दे पर गरीब देशों को संसाधन और पैसा मुहैया कराने को भी राजी हुए हैं। G7 समूह के नेताओं ने इस सदी के अंत तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन आधा करने का वादा किया। जर्मनी में आयोजित बैठक में विकसित देशों के नेताओं ने तय किया कि 2010 के स्तर के मुकाबले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 40 से 70% तक कम करेंगे। विकसित देशों ने तय किया कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए गरीब देशों को संसाधन और पैसा मुहैया कराया जाएगा। पेरिस में इस साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन होना है। इससे पहले G7 देशों का ये ऐलान काफी अहम है। We continue to make progress toward a strong global climate agreement this year in Paris. All the G7 countries have now put forward our post
2020 targets for reducing carbon emissions, and we'll continue to urge other significant emitters to do so as well. We'll continue to meet our climate finance commitments to help developing countries transition to low carbon growth. G7 समूह में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। इन देशों में दुनिया की महज 10% आबादी रहती है, लेकिन इन देशों में दुनिया भर में होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन की 25% से ज्यादा हिस्सेदारी है। लेकिन पर्यावरण के मुद्दे पर जिम्मेदारी निभाने से ये देश बचते रहे हैं। Elmau has delivered. With the decisions on climate change, the vision of a 100% renewable energy supply has got contour. Elmau has also given clear signal that by mid-century you have to phase out coal and oil out of the energy system. With the Elmau decision, it has also become clear that with Germany, the Europeans and President Obama, there's a strong alliance to lead towards a global agreement in Paris by the end of the year. हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार चीन के अलावा रूस, भारत और ब्राजील जैसे औद्योगिक देश G7 समूह के सदस्य नहीं हैं। इसके बावजूद पर्यावरण बचाने के मुद्दे पर इन देशों की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। G7 देशों पर कार्बन उत्सर्जन और दुनिया भर के तापमान को कम करने को लेकर भारी दबाव है। Wir haben uns sehr klar dazu bekannt als G7, dass wir verbindliche Regeln im Kern des Abkommens brauchen. Die Welt hat heute keine verbindlichen Regeln und deshalb muss das Ziel von Paris sein. Wir wollen sicherstellen, dass alle Länder in die Lage versetzt werden, Entwicklungspfade einzuschlagen, damit die globale Durchschnittstemperatur unter einer Erhöhung von 2 Grad Celsius gehalten werden kann, also ein klares Bekenntnis zum 2-Grad-Ziel. 2009 में इटली में आयोजित G8 सम्मेलन के दौरान इन देशों के नेताओं के बीच 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने के लिए सहमति बनी थी। तब ये तय हुआ था कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 50% की कमी होनी चाहिए। इस कटौती में विकसित देशों की हिस्सेदारी 80% करने पर भी तब सहमति बनी थी, लेकिन बाद में इस पर सही से अमल नहीं हुआ। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। G7 सम्मेलन में मध्य पूर्व में बढ़ रहे इस्लामी आतंकवाद को लेकर गंभीर चर्चा हुई, लेकिन सम्मेलन के बहाने पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के नेताओं से G7 के राष्ट्राध्यक्षों ने द्विपक्षीय बातचीत भी की और इस दौरान आतंकवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाने का ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आईएस के जल्द खात्मे पर जोर दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि इराक से जल्द ही आईएस आतंकियों को खदेड़ दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि इसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। G7 में सम्मेलन से बाहर की बैठकों पर नजर डालें तो द्विपक्षीय तौर पर कई नेताओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर इनके बीच कई अहम बातचीत हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी की इस बैठक को देखिए। जर्मनी में 2 दिनों तक चले G7 सम्मेलन के दौरान ऐसे दृश्य आम थे। संयुक्त राष्ट्र के अलावा G7 में जिन 6 देशों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, उनमें सारे पश्चिमी एशिया या फिर अफ्रीका के मुल्क हैं। लिहाजा बोको हराम और आईएस के मसले पर इन देशों के साथ चर्चाओं के कई दौर चले। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी से मुलाकात की और इस दौरान आतंकवाद का मुद्दा छाया रहा। ओबामा ने इराक में आईएस के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की तारीफ की। उन्होंने इराकी सुरक्षा बलों को और प्रशिक्षण और आधुनिक हथियारों से लैस करने पर जोर दिया। So we want to get more Iraqi security forces trained, fresh, well-equipped, and focused. President Abadi wants the same thing. So we're reviewing a range of plans for how we might do that, essentially accelerating the number of Iraqi forces that are properly trained and equipped and have a focused strategy and good leadership. ओबामा ने आईएस को एक चुनौती मानते हुए इसके जल्द खात्मे पर भी जोर दिया। 2 दिनों तक चले सम्मेलन के आखिरी दिन खास तौर पर इस्लामी आतंकवाद को लेकर सभी देशों ने खासी गंभीरता दिखाई। बराक ओबामा ने कहा कि वो इराक के उन इलाकों को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़वाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। In discussions with the G7 and other coalition partners, they are absolutely committed to making sure that the Iraqi government can succeed in this process. And I am confident that although it is going to take time and there will be setbacks and
lessons learned, that we are going to be successful. ISIL is going to be driven out of Iraq, and ultimately it is going to be defeated. G7 ने इस्लामिक चरमपंथियों के कब्जे वाले देशों को मानवीय मदद और शांति स्थापना के लिए सैन्य मदद देने का भरोसा दिया। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो इराक में लड़ने के लिए और सैन्य बल भेजेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा कि इराकी सेना के पास आधुनिक तकनीक के हथियार नहीं है जिससे वो इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का मुकाबला कर सके। ब्रिटेन ने 125 सैन्य सलाहकार भी इराक भेजने की घोषणा की है। कैमरन ने लीबिया में भी इस्लामिक चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव से लड़ने की प्रतिबद्धता जताई। Here at this summit, we've discussed our joint efforts to defeat Islamist extremism and the terrorists that threaten communities across the G7 and across the world. G7 सम्मेलन के आखिरी दिन सभी सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जरूरी बताया। साझे बयान में कहा गया कि ये G7 की प्राथमिकता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जर्मनी में 2 दिनों तक चले G7 के 41वें सम्मेलन में कई मुद्दों पर सहमति बनी। रूस और जलवायु परिवर्तन पर तो बातचीत हुई ही, लेकिन इनके अलावा भी कई अहम मसले हैं जो G7 के सम्मेलन में प्रमुख रहे। आइए देखते हैं इन मुद्दों पर क्या सहमति बनी है। 2 दिनों के सम्मेलन में ही कई अहम मुद्दों पर साझा सहमति बनी। G7 देशों ने यूक्रेन, रूस और जलवायु परिवर्तन को लेकर अहम करार हुए। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए सिरे से प्रयास की बात की गई। यूनान संकट के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से इस पहल को अहम बताया जा रहा है। In the global economy, America is a major source of strength. At the same time, we recognize that the global economy, while growing, is still not performing at its full potential, and we agreed on a number of necessary steps. पश्चिमी अफ्रीका में बीते साल फैले इबोला जैसी बीमारियों से लड़ने के तरीकों पर भी बात हुई। साझे बयान में कहा गया कि इबोला पीड़ितों की संख्या को शून्य के स्तर पर पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। सम्मेलन में कई व्यापार समझौतों पर भी मुहर लगी। यूएस और यूरोप के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूएस और यूरोप तो दुनिया के सबसे डेवलप्ड और सबसे अमीर देशों का एक गुट समझिए, तो ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इन दोनों में हो तो उसका प्रभाव तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी पड़ सकता है। इस पे वर्ल्ड प्रेस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। G7 के 41वें सम्मेलन में मजदूरों के अधिकार और कामकाज की स्थितियों से जुड़े पहलुओं पर भी बात हुई। साथ ही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की जरूरतों पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल यहां हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान क्यों हो रहे थे विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर हुए गिरफ्तार। फर्जी डिग्री का मामला। आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर लगाया बदले की राजनीति का आरोप। देखिए पहली खबर, गिरफ्तारी पर तकरार, आज रात 8 बजे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री सम्मेलन, शामिल हुए सोनिया, राहुल सहित कई दिग्गज। मोदी सरकार की नीतियों पर तीखे हमले। देखिए देश देशांतर, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, आज रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जर्मनी में G7 देशों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई तो इसके विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया, जिसकी वजह से नेताओं को बैठक स्थल पर जाने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा लेना पड़ा। ये नजारा है जर्मनी के गार्मिश-पार्टेनकिर्chen शहर का। यहां होटल स्लॉस एल्माउ में दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के नेता भविष्य की नीतियां तय करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उनसे पहले दुनिया भर से करीब 8000 लोग G7 की नीतियों का विरोध करने पहुंच गए। G7 सम्मेलन शुरू होने से पहले ही सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। इन लोगों का दावा है
कि अमीर देशों की नीतियों की वजह से पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है और दुनिया भर में गरीबी बढ़ रही है। Und diese Unternehmungen würden ihre Regeln des Marktes der europäischen Politik den europäischen Völkern überstülpen. Und deswegen möchten wir gegen TTIP, gegen das Freihandelskommen, das so genannt wird, demonstrieren. Und wir möchten auch gegen diejenigen, die diese Globalisierung betreiben, die G7 hier in Garmisch-Partenkirchen demonstrieren. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण से दुनिया में गरीबी बढ़ी है। जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के लिए विकसित देशों को जिम्मेदार बताते हुए इन लोगों ने जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की। इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ में भ्रष्टाचार और मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए बैठक स्थल पर 22,000 सुरक्षा कर्मी तैनात करने पड़े। Well, this is about the restrictive policy of police and also of the politicians, because they don't want people to march because they cover their faces. But they are filming everything. They will not understand why people want to cover their faces. दरअसल दुनिया भर में आर्थिक उदारीकरण का फायदा एक खास तबके तक ही सीमित है। G7 देशों से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि वो करों में बेवजह की छूट पाती हैं। इनकी सप्लाई चेन में पर्यावरण के अलावा सामाजिक और श्रमिक मानदंडों का ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि G7 देश इससे इनकार करते हैं, लेकिन दुनिया भर में बढ़ती हिंसा और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की जिम्मेदारी से G7 देश बच नहीं सकते। जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। 1975 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट गहराया तो 6 विकसित देशों ने मिलकर G6 की स्थापना की। बाद में बदले हालात में इनमें और भी देशों को जोड़ा गया, जबकि हाल ही में यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को इस मंच से बाहर किया गया। आइए देखते हैं कि G7 बनने का उद्देश्य क्या था और आज की तारीख में इसकी राजनीति क्या है। G7 के मौजूदा सम्मेलन के पहले इसके सदस्य देश 40 बार बैठक कर चुके हैं। जर्मनी में 2 दिनों तक चला यह सम्मेलन G7 का 41वां सम्मेलन था। आर्थिक मंदी और तेल संकट के बाद 1975 में 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। बाद में 1976 में इसमें कनाडा को जोड़ा गया, जबकि 1998 में रूस इसका सदस्य बना। सदस्यों की संख्या अब 8 हुई तो इसका नाम बदलकर G8 कर दिया गया। लेकिन मार्च 2014 में रूस के निष्कासन के बाद से इसे फिर से G7 बुलाया जाने लगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन को इसमें 8वें सदस्य के तौर पर जोड़ा गया है। फिलहाल इसके सदस्य देश अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के अलावा यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं। G7 के सदस्य देशों का वैश्विक अर्थव्यवस्था में 64% से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। बड़े धनी देशों के बीच में अगर संबंध अच्छे ना रहें तो विश्व का जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कुछ संकट आ सकता है। तो इसीलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया और ये शक्तिशाली देश पूरे विश्व का जो एजेंडा है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या नॉन प्रोलिफरेशन हो या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो, हर एक चीज पे साल में एक बार मिलके एक समिट बनाते हैं और वहाँ अब एक दूसरे से बातचीत करते हैं। हर साल इसकी मेजबानी बदलती रहती है और हर सदस्य देश को सम्मेलन आयोजन करने का बराबर हक दिया गया है। शुरुआती दौर में G7 का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक गतिविधियों तक सीमित था, लेकिन 1980 के दशक में विदेश नीति और सुरक्षा का मसला इसके एजेंडे में अहम हो गया। मोटे तौर पर फिलहाल आर्थिक मुद्दे, विदेश नीति, सुरक्षा और विकास से जुड़े अन्य मुद्दे G7 के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है। सदस्य देशों का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और लोकतंत्र की बहाली उनका मुख्य उद्देश्य है। वेस्ट एशिया में जिस तरह से एक नॉन स्टेट एक्टर आप कह सकते हैं, एक आतंकवादी संगठन कह सकते हैं, ISIS का प्रभाव जिस तरह से बढ़ रहा है और अमेरिका का जो एरियल बम्बार्डमेंट हो रहा है या इराकी सरकार जिस तरह से उसके साथ लड़ाई कर रहा है, उसका हल निकालना मुश्किल हो रहा है। तो ये सारे चीजों को आप देखेंगे तो G7 का जो मीटिंग हुआ, ये बड़े बड़े धनी देशों का बड़े बड़े लीडर आके इकट्ठा बैठ के बात किए कि इसका कैसे समाधान किया जाए, कैसे आगे बढ़े। हालांकि G7 की नीतियों की आलोचना भी दुनिया में जोर शोर से होती रही है। रूस को किनारे करने के बाद नए सिरे से G7 को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इसमें भौगोलिक प्रतिनिधित्व नहीं है, लिहाजा दूसरे विश्व युद्ध के समय की बड़ी शक्तियां आज भी मिलकर दुनिया के लिए नीतियां तय कर रहे हैं। G7 में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को तो शामिल किया गया है, लेकिन चीन इसका सदस्य नहीं है। असल में G7 चीन को विकसित अर्थव्यवस्था मानने से इनकार करता रहा है। भारत सहित तीसरी दुनिया के कई मुल्कों ने बीच बीच में
G7 की नीतियों की आलोचना भी की है और कई दफा बड़े मुद्दे पर सहमति भी जताई है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दुनिया की 7 दिग्गज अर्थव्यवस्थाएं जब भी साथ आती हैं, सबकी नजरें चोटी के राजनेताओं के मंथन से निकले फैसलों पर टिक जाती हैं। खासतौर से आर्थिक नीतियों, पर्यावरण और आतंकवाद को लेकर उठाया गया G7 देशों का हर कदम दुनिया के हर मुल्क पर कहीं ना कहीं असर डालता है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं भारत पर G7 के असर को दिखाती इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। G7 के सदस्य देश जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्रिटेन और जापान दुनिया की 7 सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में इन देशों के फैसलों का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होना लाजमी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार हो रही उथल-पुथल, उसे पटरी पर लाने के लिए बनाए जाने वाले डेवलपमेंट प्लान, कर नीति सहित टिकाऊ विकास के लक्ष्य ऐसे मुद्दे हैं जिनसे भारत भी सीधे तौर पर प्रभावित होता है। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो वहां हो रहा है, वो वहां की बात है। वो तकरीबन हर एक बड़े डेवलपमेंट्स में, और भारतवर्ष जैसे देश खासकर, जो हमने भी अपना लिबरलाइजेशन तो कर ही दिया है, हम भी एक ग्लोबलाइज्ड नहीं तो ग्लोबलाइजिंग इकोनॉमी है, तो जिसमें बहुत फायदे हैं, लेकिन जिसमें चौकन्ना होने की भी जरूरत है। इस वक्त भारत का सबसे ज्यादा जोर मेक इन इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा निवेश जुटाने पर है। इस लिहाज से दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत की बारीक निगाह G7 की हर नीति पर होना लाजमी है। इसके अलावा गरीबी आज भी भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। G7 देशों से 2030 तक गरीबी को मिटाने के लिए ठोस कदमों की उम्मीद है, जिस पर भारत की भी नजरें हैं। तो टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, चाइना और साउथ चाइना सी, मैरीटाइम फ्रीडम, तो ये तकरीबन हर एक सब्जेक्ट को आप देखिए तो G7 का मीटिंग जो है, उनके डिसीजंस जो हैं और उनका जो पॉलिसी वहां से निकल के दिखने को आता है, उसको भारत को बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा और अपने पॉलिसीज को फिर अपने पॉलिसीज क्या होने चाहिए ताकि हमारी सुरक्षा बनी रहे हर क्षेत्र में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। रूस को लेकर G7 ने जिस तरह का रवैया दिखाया, उसे वैश्विक राजनीति में भारत को नए सिरे से नीति बनानी पड़ सकती है। रूस भारत का मित्र देश है और फिलहाल G7 ने उसे अलग थलग कर दिया है। लिहाजा रूस की सहभागिता के बगैर वैश्विक समस्याओं का निपटारा कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। जाहिर है भारत को भी इस पर सोचने की दरकार है। ये G7 मीटिंग में अमेरिका और यूरोप मिलकर ये भी कहा है कि जब तक मिन्स्क में जो एक सीजफायर एग्रीमेंट हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तब तक रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन है वो जारी रहेगा। और रशिया और उनके बीच में अगर ऐसे खिटपिट चलेगा तो भारत के ऊपर भी इसका असर आ सकता है। तो G7 में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो पूरे विश्व के लिए एक महत्व रखता है और भारत तो एक उभरती हुई एक पावर है, तो भारत इसलिए ध्यान से देख रहा है कि G7 कौन क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं। आतंकवाद को लेकर G7 के मौजूदा सम्मेलन में जिस तरह की प्रतिबद्धता दिखी, उसका असर न सिर्फ पश्चिमी मुल्कों में बल्कि मध्य एशिया और भारत पर भी पड़ेगा। पेरिस में ग्लोबल वार्मिंग को लेकर होने वाली बैठक से पहले G7 के देशों ने तापमान में कटौती के लिए गंभीर चर्चा की। भारत जैसे विकासशील देशों का कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर लंबे समय से विकसित देशों से विरोध रहा है। लिहाजा इस समझौते पर भारत सहित दुनिया भर की नजरें हैं। भारत ने हाल ही में ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर दुनिया से कड़े कदम उठाने की अपील की थी। क्लाइमेट चेंज, जिसपे उन्होंने कहा कि जिसमें काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए, डिसीजंस क्या, अपना डिक्लेरेशंस ऑफ इंटेंट कहिए, अपना उद्देश्य उन्होंने दोहराया कि इस सेंचुरी में 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग ना होने दें तो अच्छा है। पेरिस में इस साल के आखिर में बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो मीटिंग होना है, उसके पहले मेरे ख्याल ये स्टेटमेंट जो है उनका, ये थोड़ा अहमियत रखता है। हालांकि भारत और चीन के बगैर दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों की बैठकों पर कई जानकार सवाल उठाते रहे हैं। अब जबकि रूस को भी इस दायरे से हटा दिया गया है, तो जानकारों का कहना है कि पहले के बराबर इस संगठन का असर अब नहीं रह जाएगा। नवविक्रम सिंह के साथ प्रीति सिंह, राज्यसभा टीवी।